दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 229वां लेक्चर है। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। देखिए, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाया गया पूरे के पूरे 150 लेक्चर में। 151 नंबर से जो हम लोग क्लास ले रहे हैं दोस्तों, संविधान की क्लास ले रहे हैं। तो आज हमारी संविधान की 79 नंबर की क्लास है और 80 नंबर तक की क्लास दोस्तों, यानी 230 तक दोस्तों हम लोग संविधान पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो तैयार हो जाएंगे टोटल 6870 सवाल। मायने रखता है दोस्तों, इतने सवाल ऑन स्क्रीन आपसे डिस्कस हुआ और मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मैंने जो टॉपिक चूज किया दोस्तों, इस संसदीय समितियों का टॉपिक है। यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मुझे लगा यहां से थोड़े से कम क्वेश्चन मैं बना पाया था, क्योंकि जब संसद वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब वहां पर संसदीय समितियों से संबंधित कुछ तथ्यों को मैंने शामिल किया था। मुझे लगा आज यहां से एक नई टॉपिक बना देना चाहिए, ताकि ये इस पर भी आपका नजर बन जाए। यहां से भी जो सवाल आते हैं वो भी आप कवर कर पाए। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिए। सवाल आता है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से की गई, वो समय बताना है आपको। या किस समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया, ये बताना आपको। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, कहां कहां से कौन कौन मेंबर होता है। किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, या फिर संयुक्त प्रवर समिति में कितने मेंबर होते हैं। इस तरह से तमाम प्रश्न हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आज के लिए आपकी कितनी तैयारी अच्छी बन पाई है और कितने नए प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया, विषय के लिए। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज के अलावा दोस्तों एग्जाम वाइज भी कोर्सेज हमारे पास हैं। वो भी दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आके देख सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 229वां लेक्चर है और 6870 सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वह दोस्तों संसदीय समिति। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने आप में डेंजर सवाल। ठीक है, मुझे पता है 99% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनरली आप इस तरह के सवाल पढ़ते नहीं। ठीक है, लिख रहा भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली, नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत पूछा दोस्तों कब हुई। तो जब पूछेगा कब तो बताएगा दोस्तों 1991, 1991 में दोस्तों। स्टडी 91 याद रखेगा। ठीक है, स्टडी 91 यानी 1991। ठीक है, तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक सवाल और पूछता दोस्तों कि यह जो समिति थी दोस्तों, यह किसकी सिफारिश पर शुरू की गई। ठीक है, किसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था, यह भी एक सवाल आता है परीक्षा में। अगर यह सवाल आए तो बताइएगा संसद की नियम समिति, किसके सिफारिश पर दोस्तों, संसद की नियम समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1991 में किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है, उनके टाइप बताना आपको। तो मुख्यतः दोस्तों संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की समितियां होती, एक होती है दोस्तों अस्थाई समिति। क्या होती है दोस्तों, एक होती है अस्थाई समिति और एक होती है दोस्तों तदर्थ समिति। क्या होती है दोस्तों, तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति। अब आपके मन में अगला सवाल आ गया होगा, सर ये अस्थाई समिति क्या होती है, तदर्थ समिति क्या होती है। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेटी। कमेटी का गठन क्यों होता है। मान लीजिए आप अपने 3-4 मित्रों के साथ एक कमेटी आपने बनाया, उस कमेटी का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जैसे किसी मेले का संचालन करना, किसी अनाथ बच्चों को जैसे पढ़ाने के लिए दोस्तों अपनी एक कमेटी बना लिया। ठीक है, या गरीबों में अन्न वितरण करने के लिए कमेटी बना लिया। हो सकता है कोई एक उद्देश्य लेकर आप एक कमेटी बना सकते हैं। कमेटी मतलब क्या है, लोगों का एक समूह। ठीक है, तो दोस्तों कुछ कमेटी जो संसद में होती है, पहली बात तो संसद की जो समिति है वो संसद के लोगों के द्वारा ही दोस्तों बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से मेंबर आएगा, तो जो संसद के लोग हैं वही लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बताऊंगा कि किस समिति में कहां से कितने लोग होते हैं। ये जो अस्थाई समिति होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, अस्थाई यानी परमानेंट टाइप की समिति। ठीक है, यानी परमानेंट कमेटी है। इसका मतलब क्या है, ऐसी समितियां जो भंग नहीं होती, जो लगातार अपनी स्थिति बनाए रखती हैं, उसे कहा जाता है अस्थाई समिति। तदर्थ समिति क्या होती है दोस्तों, जो संसद किसी पर्टिकुलर किसी उद्देश्य से बनाती है और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वो समिति भंग कर दी जाती है। ठीक है, जब फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक समिति बन जाएगी, उसे कहते हैं दोस्तों तदर्थ समिति। काम खत्म।
इतने बात अपने अपने दिमाग में दोस्तों, अपने लैंग्वेज में चीजों को समझ के रखिए। आगे बढ़िए। अब अगला सवाल आता है कि अस्थाई समिति का उदाहरण है, ठीक है। अस्थाई समिति का उदाहरण क्या दोस्तों, तो याद रखेगा सबसे बड़ी समिति है संसद की, उसका नाम है प्राक्कलन समिति, ठीक है। यह प्राक्कलन समिति किसका उदाहरण है, यह भी अस्थाई समिति का उदाहरण है। या दूसरी सबसे बड़ी समिति है दोस्तों लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति भी किसका उदाहरण है, यह भी अस्थाई समिति का उदाहरण है, ठीक है। या फिर जो पीछे आपने पढ़ा दोस्तों नियम समिति, जिसने इसे बनाने के लिए कहा था, यह नियम समिति भी किस प्रकार की समिति है, यह भी अस्थाई समिति है। तब तो आपके दिमाग में अगला सवाल आ गया, सर ये तदर्थ समिति का भी उदाहरण दे दिया है ना। तदर्थ समिति का उदाहरण है दोस्तों प्रवर समिति, क्या दोस्तों, प्रवर समिति इसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे तदर्थ समिति, ठीक है। चलिए इस तरह की दोस्तों कुछ अन्य पर्पज के लिए भी बनती हैं तदर्थ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिख रहा है किस समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, किसे कहा जाता है दोस्तों, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, क्या याद रखेंगे, अस्थाई मितव्ययिता समिति, क्या कहा जाता है, मितव्ययिता समिति। अगला सवाल करा प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति याद रखेगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है दोस्तों, अगर ये परीक्षा में सवाल आए तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति को ही संसद की सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कुल मेंबर 30 होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, कुल मेंबर 30 होते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, ये केवल और केवल लोकसभा के होते हैं, इसमें और कोई सदस्य नहीं होता, ठीक है। कौन होता है, केवल लोकसभा से ये सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। याद रखिएगा इसमें राज्यसभा वालों का दोस्तों कोई योगदान नहीं होता है, उनका चुनाव नहीं किया जाता, ठीक है। यह भी सवाल आता है परीक्षा में, क्योंकि जनरली जो आगे आप समितियां पढ़ेंगे उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़िए। लिख रहा प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, अगर ये सवाल कभी आए तो याद रखें दोस्तों केवल लोकसभा से, ठीक है। कहां से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगर पूछे दोस्तों कितने चुने जाते हैं तो याद रखेगा इसके कुल 30 सदस्य होते हैं, तभी तो कहा गया, ठीक है। इसके कुल 30 सदस्य होते हैं, इसीलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति, ये भी याद रखेगा, अस्थाई समितियों में, ठीक है। अगर उस तरह से तदर्थ या अस्थाई समिति की बात करेंगे तो उसमें तो 45 मेंबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। अब अलग समिति के बारे में पूछ रहा है। अभी इसके पहले दोस्तों आपसे क्या पूछा, प्राक्कलन समिति। हम लोग बार बार रिपीट करेंगे ताकि चीजें हमें याद हो जाए, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, और ये 30 के 30 कहां से आते हैं दोस्तों, लोकसभा से आते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों आप पढ़ते हैं लोक लेखा समिति तो याद रखिएगा यहां पर संख्या होती है 22। कितनी होती है संख्या, 22। और ये 22 संख्या जो होती है दोस्तों, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य चुने जाते हैं। होगा संख्या 22 ही, लेकिन दोनों जगह चुना जाएगा। लोकसभा से चुना जाता है 15 लोगों को, और राज्यसभा से चुना जाता है 7 लोगों को, और 15 7 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, ठीक है। किसमें दोस्तों, बात हो रही लोक लेखा समिति की। लोक लेखा कैसे याद रखेंगे, वैसे होता क्या, आप भूल भी जाते हैं जल्दी। देखिए कैसे याद रखेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए ल यहां भी है, ल यहां भी है, तो 2 बार ल है ना, तो 2 बार क्या करिए, 2 2 कर लीजिए। इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे 22, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 2 बार ल है तो 2 बार 2 2 लिख लीजिए, 2 बार 2 2 लिख लिया तो क्या हो गया, 22 हो गया। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी समिति विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का काम करती है, तो दोस्तों यही लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति, देखिए इसके नाम में ही लेखा शब्द लगा है, इसका मतलब क्या करती है, ये सारे लेखाओं पर क्या करती दोस्तों, क्या करती है, अपनी निगरानी रखती है कि कहीं फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीएजी कहते हैं। भारत के सीएजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति काम करती है, तो याद रखेगा यही लोक लेखा समिति काम करती है। कौन काम करती है, लोक लेखा समिति
किसके प्रतिवेदन पर काम करती है? तो याद रखेंगे सीएजी के द्वारा जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है ये उसी के प्रतिवेदन पर काम करती है। ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सीएजी के बारे में दोस्तों कहां बताया गया था? सीएजी के बारे में कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 148 में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 148 में किसके बारे में बताया गया है? सीएजी के बारे में बताया गया है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कॉम्पट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर मत बोल दीजिएगा, यम रहेगा उसमें, ठीक है। किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद के सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ठीक है, विरोधी दल मतलब क्या दोस्तों? जो विपक्ष होता है ना, जो विपक्ष होता है उस विपक्ष के मेंबर को दोस्तों इसका अध्यक्ष चुना जाता है। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों लोक लेखा समिति का। किसकी बात कर रहे हैं? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो विपक्ष का जो नेता होता है, खास करके वही व्यक्ति यहां पर क्या होता है दोस्तों? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद पे होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। किस संसदीय समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो याद रखेंगे लोक किसको कह रहा है? लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन। हमने पढ़ा लोक लेखा समिति में कुल मेंबर कितने? 22, जिसमें से लोकसभा से कितने आते हैं दोस्तों? लोकसभा से आते हैं 15, राज्यसभा से कितने आते हैं? तो राज्यसभा से आते हैं 7, ठीक है, इस तरह से हो गया 22। और जुड़वा बहन किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा प्राक्कलन समिति को। ये सवाल उल्टा करके भी पूछता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो याद रखेगा लोक लेखा समिति को। या लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो फिर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? आपको उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेगा यहां पर जो प्राधिकारी होता है यह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? यह कहां से बिलोंग करता है? यह भी लोक लेखा समिति से बिलोंग करता है। वही दोस्तों जितने तरह के राजस्व सहायता अनुदान होते हैं, ठीक है, उन पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों किया गया, मैं एक रीजन आपको दे देता हूं, ठीक है। अगर ऐसा यहां पे नहीं होता तो मान लीजिए जो सत्ता पक्ष होता वो दुरुपयोग कर सकता था, भाई देश के पैसे का दुरुपयोग कर सकता था। इसीलिए एक लोक लेखा समिति बनाकर क्या किया गया, उसके जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको दोस्तों सारा कार्यभार दे दिया गया ताकि सत्ता पक्ष में रहते हुए भी कोई धन का दुरुपयोग न कर पाए। जिन्होंने संविधान बनाया ना, क्या कुछ सोच के संविधान तैयार किया था, आप कल्पना करो, है कि नहीं? तो ये शानदार सा सवाल है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों विषयगत समिति का उदाहरण है, ठीक है। विषयगत, विषयगत मतलब क्या होता है दोस्तों? ये किसी न किसी सब्जेक्ट से दोस्तों इसका रिलेशन होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, किसी न किसी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या है? इतिहास भूगोल की बात नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब संसद की किसी सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से संबंधित समिति है, ठीक है, मान लीजिए कृषि से संबंधित समिति है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका काम क्या है दोस्तों? कृषि से संबंधित कार्यभार को देखना, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरण वन से संबंधित समिति हो सकती है, पर्यावरण एवं वन समिति हो सकती है, वन से संबंधित समिति हो सकती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए कई सारी समिति होती है। मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ऐसे दोस्तों बहुत सारी समितियां होती हैं जो अलग अलग उद्देश्यों से बनाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं विषयगत समिति, ठीक है, यानी अलग अलग विषय से संबंधित समिति, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? सरकारी उपक्रम। कभी कभी इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता, लिख देता दोस्तों लोक उपक्रम। क्या लिख देता दोस्तों? लोक उपक्रम समिति। अब जब लोक उपक्रम लिख देता है तो बच्चे हो जाते परेशान, ठीक है भाई, याद रखना, चाहे यहां पर लोक शब्द लिखे चाहे यहां पर सरकारी शब्द लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात है, इसको पहले याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो यहां भी दोस्तों सदस्य संख्या कितनी होती है याद रखेंगे, यही 22 सदस्य होते हैं। वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा, जिसमें लोकसभा से कितने आ जाएंगे दोस्तों? तो लोकसभा से आ जाएंगे 15 और राज्यसभा से कितने आ जाएंगे? तो राज्यसभा से आ जाएंगे 7। कैसे इस बात को याद रखा जाए? देखिए वहां पे हमने पढ़ा था लोक लेखा समिति, वहां भी लोक शब्द लगा था, यहां भी लोक शब्द लगा है। तो जहां जहां लोक शब्द मिले ना, आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि वहां 22 मेंबर करना है, ठीक है। अभी आगे चेंज करेंगे, पहले इसको समझते चलो, ठीक है। लिख रहा किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, ठीक है।
क्या लिख रहा है दोस्तों, समिति में तो कई सारे मेंबर होते हैं। जैसे आपने देखा, मान लीजिए यहां लोकसभा के 15 सदस्य हैं, तो क्या वो 15 सदस्य जनरल वाले होंगे, नॉर्मल होंगे? जनरल मतलब जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं करने, जनरल मतलब सामान्य रूप से लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो होंगे, या फिर उसमें उसके मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह की समिति हो, चाहे कोई भी समिति हो, उसमें कोई मंत्री नहीं आ सकता, उसमें सामान्य जो एमपी हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केवल वही आते हैं, याद रखेंगे। इसलिए जो सवाल लिख रहा है कि कोई मंत्री नहीं हो सकता, तो याद रखेगा किसमें, तो जितने तरह की जो अस्थाई समितियां, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें प्राक्कलन समिति की, ठीक है, तो क्या प्राक्कलन समिति में कोई वो हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है इसके मेंबर में? नहीं, यहां नहीं हो सकता। इसके अलावा नंबर 2 पर हमने क्या पढ़ा, नंबर 2 पर इसकी जुड़वा बहन पढ़ा, लोक लेखा समिति, यही पढ़ा ना, लोक लेखा समिति। क्या यहां पर कोई हो सकता है क्या मंत्री? यहां पर भी दोस्तों कोई मंत्री नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति, क्या यहां पर कोई मेंबर हो सकता है क्या? नहीं। यहां इस तरह के जितने भी हैं दोस्तों, इसमें किसी तरह के कोई मेंबर जो है मंत्री पद वाले नहीं हो सकते। और ये जो सारी तीनों समितियां देख रहे हैं ना, इनको वित्तीय समितियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें वित्तीय समितियां भी कहते हैं। जो अभी इधर साइड लिखा हुआ है, चाहे प्राक्कलन समिति की बात करें, चाहे लोक लेखा समिति की बात करें, चाहे सरकारी उपक्रम समिति की बात करें, या लोक उपक्रम समिति की बात करें, ये तीनों ही दोस्तों क्या होती हैं, ये वित्तीय समितियां कही जाती हैं। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई है, ठीक है। अब हमारी टीम जो दोस्तों समय निकालकर किताबों पर काम कर रहे हैं, और शानदार किताबें, अलग अलग एग्जाम के लिए एक से बढ़कर एक किताबें दोस्तों, एक बार आप लेके देखिए, फिर लगेगा कि वाकई जो आप नितिन सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी तक क्या होता था, बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए एक नए नंबर के साथ, और अच्छे से आपको जो है बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे आप इन किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, और कम समय में कैसे किताब आपके घर तक पहुंच सकती है, ठीक है, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये किस समिति का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन मतलब लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए वो इसका भी अध्यक्ष रहता है। तो याद रखेंगे, शुरुआत में हमने पढ़ा था एक नियम समिति, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, नियम समिति। शुरुआत में बताया था दोस्तों, इसी नियम समिति की सिफारिश पर ही तो दोस्तों इस संसदीय समितियों का गठन किया गया, ठीक है। इसी की सिफारिश पर संसदीय समितियों का गठन किया गया। कब किया गया था दोस्तों? तो पीछे हमने पढ़ा 1991 में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज सिफारिश 1991 में आया था, ये याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा, विधेयकों पर प्रवर समिति दोस्तों किस प्रकार की समिति होती है? पीछे हम लोगों ने था प्रवर समिति तदर्थ समिति का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? तदर्थ समिति का उदाहरण है। लिख रहा है प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैंने कहा दोस्तों, अगर सामान्य वाले हैं, ठीक है, सामान्य वाले मतलब अस्थाई समिति है, तब तो दोस्तों वहां पे कंडीशन है, सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, जहां पे 30 मेंबर हैं। लेकिन अगर हम तदर्थ वालों की बात कर दें, तो यहां दोस्तों याद रखेंगे संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। खास करके तदर्थ में संख्या निश्चित नहीं है। सरकार जब चाहे जितना उतने लोगों को दोस्तों तदर्थ समिति का मेंबर बना सकती है। देखिए, तदर्थ समिति में अलग अलग समितियां भी होती हैं, उसका मेंबर बनाया जा सकता है उन्हें, ठीक है। लिख रहा अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी सीधे सीधे दोस्तों एससी और एसटी की बात कर रहा है, तो कह रहा एससी एसटी की कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो इनके कल्याण से संबंधित समिति है, यहां पे अपडेट कर दीजिएगा, कल्याण करने ज्यादा लोग आएंगे, जिसमें लोकसभा से दोस्तों आ जाते हैं 20 लोग, लोकसभा से आ जाते हैं 20 लोग, और राज्यसभा से आ जाते हैं 10 लोग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 20 10 30 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? 20 10 30 हो जाते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? यहां पे जब लोकसभा राज्यसभा के कल्याण की बात करेगा, मतलब वहां से मेंबर उठाएगा, और एससी एसटी के कल्याण की बात करेगा, तब ये संख्या हम क्या करेंगे, 20 और 10 मिला के टोटल कर देंगे, 30 संख्या कर देंगे। इसे आप याद रखेंगे। कह रहा संसद के समितियों के सदस्य, इसका मतलब क्या भाई? संसद के समितियों के सदस्य। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना। संसद के समितियों के सदस्य क्या पूछ सकता है? संसद के समितियों, अगर मंत्री पूछता तो ये बता देता दोस्तों कि मंत्री जो होते हैं वो किसी भी समिति के मेंबर नहीं हो सकते। ये तो हम लोग पीछे पढ़े हैं। यहां पे दोस्तों ये क्या पूछ सकता है? तो
ये पूछ सकता है, मान लीजिए एक अगला सवाल कि संसद के समितियों के, क्या पूछा है, संसद के समितियों के सदस्य, संसद में जो समिति बनी है उसके मेंबर। ये हो सकता है कि दोस्तों मेंबर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पूछ सकता है ना, वो मेंबर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पूछ सकता है। तो याद रखेंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित दो प्रावधान है, ठीक है, दो प्रावधान है। पहला प्रावधान है दोस्तों, या तो उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, या तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या फिर दोस्तों सदस्य अपने में से ही क्या कर लेते हैं, अन्य सदस्य निर्वाचित कर लेते हैं, ठीक है, अपने में से ही निर्वाचित कर लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित। जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही, मान लो जैसे 15 लोकसभा के सदस्य को रखना है तो वही लोग दोस्तों क्या करते हैं, अपने में से 15 सदस्य को निर्वाचित करके रख देते हैं। ये दो तरीका होता है निर्वाचन का, मतलब उस समिति में किसी व्यक्ति को रखने का ये दो तरीका होता है, दोनों तरीका है। मतलब पूछ रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं कि सवाल पूरा दिया नहीं है, हो सकता कुछ और भी सवाल बनता, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना है, ये तो भी सही है, ठीक है। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों। अगर कोई पूछ दे कि क्या जरूरत आ पड़ी, क्यों ये संसदीय समितियां बनाई गई दोस्तों, तो सबसे जो पहला और मुख्य कारण है दोस्तों वो है दोस्तों विधि निर्माण, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, विधि निर्माण, ठीक है। जो कानून बनता है, जो विधि निर्माण होता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए विधि निर्माण प्रक्रिया को क्या करने के लिए दोस्तों, तेज करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी कारण हो सकता है, जैसे आपने कहा सर संसदीय समिति इसलिए भी बनाई जा सकती है कि मान लीजिए किसी विधेयक पर बहस छिड़ी हो, ठीक है, और वो विधेयक पास नहीं हो रहा हो, या उस विधेयक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, ठीक है, तो उसको दूर कैसे किया जाएगा, ये अनेक तरह की जो समितियां होती हैं ये उसको क्या करेंगी, उसका सलूशन ढूंढेंगी, मतलब उस तकनीकी समस्या को दूर करके उसे जल्दी पास कराएंगी। कुल मिला जुला के संसद की कार्यवाही को तेज करना, इसको हम अपने भाषा में चाहे जैसे प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर और क्या हो सकता है दोस्तों, संसद की कार्यवाही को तेज करना, ताकि क्या हो सके दोस्तों, तेज करना, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है दोस्तों वो तेजी से हो सके, ठीक है। ये सब याद रखिए, इसीलिए संसदीय समितियां बनाई गई थी। संयुक्त संसदीय समिति में कितने मेंबर होते हैं, क्या लिख दिया दोस्तों, अब यहां लिख दिया दोस्तों संयुक्त। जब कभी संयुक्त वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब संख्या बढ़ने वाला, ज्यादा संख्या की बात हो रहा है, क्योंकि संयुक्त की बात कर रहा है। यही पहचानने का तरीका है, जब संयुक्त की बात करेगा तो याद रखेंगे यहां संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है दोस्तों, 45, ठीक है, 45, जिसमें से दोस्तों लोकसभा से कितने आ जाते हैं, तो लोकसभा से सीधे आ जाते हैं 30 मेंबर, ठीक है, और राज्यसभा से कितने आ जाते हैं, राज्यसभा से 30 और 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो 15 मेंबर, ठीक है। कब, जब बात करेगा संयुक्त की तब, ठीक है, जब बात करेगा संयुक्त की तब हम ऐसा जवाब देंगे, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष को कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, ये अच्छा सवाल कर दिया। ये जो कुल 17 लिख रहा दोस्तों, क्या सर 17 संसदीय समितियां ही होती हैं, नहीं, सरकार तदर्थ अगर बनाना है और अस्थायी समितियों को बनाना है तो उसमें और भी बना सकती है। फिलहाल जो 1991 में नियम समिति थी, जब उसने सिफारिश किया तो दोस्तों उसके बाद ये 17 समितियां बनी थी, जिसमें से 11 समितियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष कहां से चुने जाते हैं, याद रखेंगे लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला लिख रहा दोस्तों संयुक्त प्रवर समिति, घबराइए मत, चाहे संयुक्त लिखे चाहे प्रवर समिति लिखे। पीछे हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था प्रवर समिति के बारे में कि प्रवर समिति के कुल मेंबर कितने होते हैं, तो 45 होते हैं, ठीक है, 45 होते हैं, जिसमें लोकसभा से कितने मेंबर आते हैं, तो लोकसभा से 30 मेंबर आते हैं, संयुक्त शब्द को भी याद रख सकते हो, और राज्यसभा से कितने मेंबर आते हैं, तो राज्यसभा से 15 मेंबर आते हैं, ठीक है, यह भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, ठीक है, कि किस विषय पर कितना चर्चा करना उसका निर्धारण करती है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां कई समितियां होती हैं, जिसमें से प्रमुख कौन सी है दोस्तों, नियम समिति प्रमुख है, ठीक है। देखिए कौन सी समिति कितना समय लेगी, ये भाई अगर डिसाइड नहीं होगा तो बहस तो इसे चलते रहेगा, ठीक है। या फिर यहां पर एक और समिति दोस्तों कार्य सलाहकार समिति, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे कार्य सलाहकार समिति, कौन सी है दोस्तों, कार्य सलाहकार समिति, ठीक है। कई समितियां हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस बात पर पहले चर्चा होना है, किस समिति की बात को पहले रखा जाना है, ठीक है, और उसको कितना समय दिया जाना है, ये सारा डिसीजन दोस्तों कौन करता है, तो नियम समिति से लेकर के
कार्यवाही समिति तक जो होती हैं या फिर कार्य सलाहकार समिति तक जो होते हैं, ये वो लोग डिसीजन लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लोक लेखा समिति। जैसे हमने लोक लेखा देखा, समझ गया, 2 और 2, 2 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 मतलब 15 और 7 हो गया, ठीक है। यानी लोकसभा में मेंबर हो गए 15, लोकसभा के मेंबर 15 और राज्यसभा के मेंबर 7। देखिए देखते ही उत्तर निकल जा रहा है, ठीक है। खैर अब देखिए क्या पूछ रहा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। किसके समक्ष करती है, तो याद रखेगा ये सीएजी के प्रतिवेदन पर करती है, ठीक है। सीएजी के प्रतिवेदन पर याद रखेंगे ये लोक लेखा समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है। और किसको प्रस्तुत करती दोस्तों, ये पूछ दे तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। और इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। विपक्ष का क्या होता है दोस्तों, जो नेता होता है वो होता है दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। हम लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है, पॉइंट इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, तो याद रखेगा वो लोक लेखा समिति के लिए ही यह एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, लोक लेखा समिति के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोक लेखा समिति जो है दोस्तों इसी के प्रतिवेदन पर काम करती है, इसलिए उत्तर आपका यही होगा। अगला सवाल, करा किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अस्थायी मितव्ययिता समिति किसे कहा जाता है दोस्तों, प्राक्कलन समिति को। किससे कहा जाता है, प्राक्कलन को कहा जाता है ना, बताइए किसको कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को। ये मितव्ययिता सोच करके अकाउंटेबिलिटी से मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, इसको अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा तदर्थ समिति का उदाहरण है। पीछे दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि तदर्थ समिति का उदाहरण कौन सा है, प्रवर समिति। कौन है दोस्तों, प्रवर समिति को किसका उदाहरण मानते हैं, तदर्थ समिति का उदाहरण मानते हैं। लिख रहा प्रवर समिति का कार्य क्या होता है, ये प्यारा सा सवाल दे दिया। भाई समितियां तो कई सारी होती हैं, उनमें जो प्रवर समिति होती है जो एक तदर्थ समिति के रूप में काम करती है, इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका कार्य होता है वित्त की समीक्षा करना। किसकी समीक्षा करना, वित्त की समीक्षा करना। क्या करना दोस्तों, वित्त की समीक्षा। वित्त मतलब क्या हो गया दोस्तों, फिनेंस की, ठीक है। फिनेंस की समीक्षा करना कि जो पैसा है, ठीक है, वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, ठीक है, समीक्षा करना। और परिवर्तन के लिए सुझाव देना, अगर किसी तरह का चेंजेस कुछ है तो परिवर्तन के लिए क्या करना दोस्तों, सुझाव देना। क्या करना दोस्तों, सुझाव देना। अगर आवश्यक है तो, अनायास का नहीं, ठीक है, ये दोस्तों काम होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए आइए पूछा, अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछ दे कि बताइए लोक लेखा समिति जो है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए परीक्षा में कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, इसका कार्य पूछे स्पेशली, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो बताएं, क्या बताइए, एकदम प्रेम से बताइए कि सरकारी पैसा, सरकारी धन ठीक ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं, खर्च हो रहा है या नहीं, इसी की जांच कौन करता है दोस्तों, इसी की जांच करता है लोक लेखा समिति, ठीक है। सरकारी पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी की जांच बाद में सीएजी भी करता है और उसी के प्रतिवेदन पर यह भी काम करता है संसद के अंदर, ठीक है, इसे याद रखेंगे। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया, तो जो पीछे हम लोग पढ़े ना कि कुल 17 समिति, तो याद रखेंगे ये 17 समितियों ने दोस्तों कार्य करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। और ये जो 17 समितियां हैं इनको किसके सिफारिश पर बनाया गया था, तो नियम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, इसके भी याद रखेगा। और इसी 17 में से 11 समिति के अध्यक्ष कहां से चुने जाते हैं दोस्तों, ये सारे अध्यक्ष लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए पॉइंट हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये सारी बातें आप याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एक टॉपिक छूटा हुआ था दोस्तों, तो मुझे लगा बना देना चाहिए इस पर भी क्लास। तो आज हमारा 79 लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों एक आखिरी लेक्चर हम लोग लेंगे संविधान का, इसके बाद संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आखिरी लेक्चर पे देखता हूं कौन सा टॉपिक बचता है हमारे पास, ठीक है, उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताब परचेज करेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ठीक है। एक बार मौका दीजिए, किताब से, टेस्ट सीरीज से आप लेके जुड़िए एक बार, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर के साथ जुड़ने में काफी फायदा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।